जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ना कहीं से आप स्टेप लेना शुरू करते हैं। 12th क्लास पास करते ही मुझे ये समझ में आया कि हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं जितना बचपन में सोचते आए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी एजुकेशन, कॉमर्स में मैंने 12th क्लास पास किया और 88% मेरे मार्क्स जो आए वो अकाउंट्स में है। तो आई वॉज सर्चिंग और थिंकिंग कि भाई करूँ क्या। तो मैं अपने घर के बाहर गेट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि कुछ काम मेरे हाथ में आए। तो कहते हैं ना, आपको अपने एटमोसफेयर से समझ में आता है कि कौन क्या करता है। तो मैंने वहाँ से सोचा कि यार ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मैं उन टीचर के पास गया कि सर मुझे ना ट्यूशन पढ़ाना अकाउंट्स। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, भाई अगर अकाउंट्स तू पढ़ाएगा तो हम क्या पढ़ाएंगे। कह रहे कि बेटा पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस था अकाउंट्स पढ़ाने। मैं कहता शुरुआत तो जीरो से ही होगी। कैसे आप बिजनेस की शुरुआत की अपनी लाइफ में? देखिए लाइफ की शुरुआत ना कहीं एक सपने से होती है। राइट। और सपने आते कहाँ से? सपने आते हैं हमारे एटमोसफेयर के हिसाब से। राइट। या हम रोल मॉडल्स को देख के इंस्पायर होते हैं या Right. मूवीज़ को देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैं एक मूवी देखता था, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी। तो उसमें क्या होता था कि अमिताभ बच्चन अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, काफ़ी सारा स्टाफ बैठा होता है। वो जैसे अपने केबिन में जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सारी की सारी जो लाइन में लोग बैठे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं। अपने केबिन में जाते हैं, बैठते हैं, कुछ फाइल साइन करते हैं, फिर 2-4 फ़ोन पे बात करते हैं और शाम हो जाती है। तो मुझे लगा यार ये क्या बिजनेस है। तो मुझे भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ करना है कि जब हम जाएं तो गुड मॉर्निंग, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें बिजनेस क्या है। राइट। तो जब हमें चीज़ें पता नहीं होती लेकिन हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, तो माइंड एक रोड मैप बनाता है। तो जीवन में सबसे पहले ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम कहाँ जाना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है द अनुराग दांगे शो के इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान बन रहे हैं वो बेहद ही खास है। वो बिजनेस इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रचलित नाम है। उन्होंने सिर्फ बिजनेस ट्रेनिंग में नहीं बल्कि रियल बिजनेसेस बिल्ड किया है। इस वजह से उनका यह नाम है। उन्हें आप जानते होंगे, सोशल मीडिया सेंसेशन है। इज नन अदर देन डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर। तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर जब हमारे साथ है तो हम बिल्कुल भी चाहेंगे कि उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आप तक पहुंचे, जिसे सीख करके आप अपने बिजनेस को बेहतरीन बना सके। अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस रनिंग है तो, अगर आपने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया तो इस पॉडकास्ट को एक सीरीज में हम आपके सामने रिलीज करेंगे एपिसोड बाय एपिसोड, ताकि आप बिजनेस के हर बारीकियों को, शुरुआत कैसे करें, उसे चलाएं कैसे, उसे स्केल कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन पहले एपिसोड में हम डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर के लाइफ जर्नी को समझेंगे कि कैसे इन्होंने बिजनेस के इस मुकाम को हासिल किया है। डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर मेटास ओवरसीज लिमिटेड के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, स्टेक होल्डर हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर तक ही ये कंपनी लिमिटेड नहीं है। इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स, डायरेक्टर्स हैं और जल्द ही आप देखेंगे मेटास ओवरसीज लिमिटेड आईपीओ पे लिस्ट होगी। अब जरा सोचिए कि ये कंपनी जो स्क्रैच से बिल्ड होकर के आईपीओ पे लिस्ट होने वाली है, तो सोचिए उसके पीछे जो माइंड है, उसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, उसके पीछे जो इंसान है, उनके पास कितनी ज़बरदस्त लर्निंग होगी, कितने ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस होंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अमित माहेश्वरी सर का। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुराग जी। सबसे पहले तो आपका और आपके पूरे ऑडियंस का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वैल्यूएबल पॉडकास्ट को स्टार्ट किया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको धन्यवाद करना बनता है क्योंकि आपने अग्री किया। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बिजनेस कोच अपनी बिजनेस लर्निंग जब शेयर करते हैं तो वो उसके प्रीमियम चार्जेस करते हैं। और मैं जेन्युइनली जानता हूं कि आप इस तरीके की लर्निंग देने के लिए 2.5 लाख, 3 लाख, इवन 18 लाख रुपए तक एक बिजनेस ओनर से चार्ज करते हैं। और आपने हामी भरी कि अनुराग जी आपके लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, आपके लोगों के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ कि अपनी वो लाइफ लर्निंग मैं शेयर करूँगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो फर्स्ट एपिसोड है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी को थोड़ा समझा जाए कि कैसे आप बिजनेस की शुरुआत की अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, या फिर आप फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने बिजनेस को चुना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। जी, देखिए लाइफ की शुरुआत ना कहीं एक सपने से होती है। राइट। और सपने आते कहाँ से हैं? सपने आते हैं हमारे एटमोसफेयर के हिसाब से। राइट। या हम रोल मॉडल्स को देख के इंस्पायर होते हैं या राइट। मूवीज़ को देख के इंस्पायर होते हैं। हर एक व्यक्ति की इंस्पिरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। राइट। तो मैं एक मूवी देखता था, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी। तो उसमें क्या होता था कि अमिताभ बच्चन अपने ऑफिस में एंटर करते हैं,
काफ़ी सारा स्टाफ बैठा होता है। हम्म, वो जैसे अपने केबिन में जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सारी की सारी जो लाइन में लोग बैठे हैं, हम्म, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं। वो अपने केबिन में जाते हैं, बैठते हैं, कुछ फाइल साइन करते हैं, फिर 2-4 फ़ोन पे बात करते हैं और शाम हो जाती है। हम्म, फिर शाम को वापस निकलते हैं, फिर दोबारा वही होता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। और एक बंदा उनका ब्रीफ केस लेकर साथ में उनको गाड़ी में ड्रॉप करता है और वो चले जाते हैं। हम्म, तो मुझे लगा यार ये क्या बिजनेस है। हम्म, तो मुझे भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ करना है कि जब हम जाएं तो गुड मॉर्निंग, लेकिन ये नहीं पता ना कि उसमें बिजनेस क्या है। राइट, तो जब हमें चीज़ें पता नहीं होती लेकिन हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, हम्म, तो माइंड एक रोड मैप बनाता है हम्म, कि मुझे पहुँचना तो यहाँ है, राइट, लेकिन अलग अलग जगह जगह पर रास्ते आएंगे, राइट, टर्न्स आएंगे। राइट, मैं वहाँ पूछता जाऊँगा और कोई ना कोई मुझे कभी गलत रास्ते पे ले जाएगा, कोई सही रास्ते पे ले जाएगा, पर Right. कैसे ना कैसे मैं वहाँ पहुँच जरूर जाऊँगा। राइट, जैसे यहाँ से मुझे मान लीजिए हरिद्वार जाना है हम्म, और मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं Right. किसी ना किसी से पूछ के पहुँच जाऊँगा। अग्री, ये हो सकता है कि वो 5 घंटे का रास्ता जो है हम्म, वो 6 या 7 घंटे में पहुँच जाऊँ, हम्म, लेकिन दूसरी बार जब मैं जाऊँगा तो मैं 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे रास्ता पता है। हम्म, तो जीवन में सबसे पहले ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम कहाँ जाना चाहते हैं। राइट, तो मुझे यही पता था अमिताभ बच्चन की तरह एक ऑफिस में जाना है जहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है, शाम तक फ़ोन पे 2-4 बातें हो रही हैं, कुछ पेपर साइन हो रहे हैं और उसके बाद में गुड इवनिंग हो रही है। हम्म, तो क्या होता है कि जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ना कहीं से आप स्टेप लेना शुरू करते हैं। राइट, मैंने 12th क्लास पास किया। हम्म, 12th क्लास पास करते ही मुझे ये समझ में आया कि हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं जितना बचपन में सोचते आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई। हम्म, कॉमर्स में मैंने 12th क्लास पास किया और 98% मार्क्स जो मेरे आए ना, सॉरी 88% मेरे मार्क्स जो आए वो अकाउंट्स में आए। ओके, और मैं अकाउंट्स में बहुत इंटेलिजेंट था अपनी क्लास में, बाकी सब्जेक्ट में एक नॉर्मल स्टूडेंट। तो आई वॉज सर्चिंग और थिंकिंग कि भाई करूँ क्या। हम्म, तो मैं अपने घर के बाहर गेट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि कुछ काम मेरे हाथ में आए। तो कहते हैं ना आपको अपने एटमॉस्फेयर से समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। तो हमें तो हमारे टीचर दिखाई देते थे कि यार जिनसे मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ता हूँ, मेरे ऐसे बैच में 20 बच्चों का उनका एक बैच है और सुबह से शाम तक 8 बैचेस वो पढ़ाते हैं, तो वो तो करीब करीब 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो हम वही चीज़ें सोच पाते हैं जो हम देख पाते हैं। राइट, तो मैंने वहाँ से सोचा कि यार ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आज इस लुक में हूँ तो आज से 25 साल पहले मैं कैसा रहूँगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अग्री, तो मैं उन टीचर के पास गया कि सर मुझे ना ट्यूशन पढ़ाना है अकाउंट्स। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, भाई अगर अकाउंट्स तू पढ़ाएगा तो हम क्या पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर आप और बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना और सीनियर क्लासेस को पढ़ाना। कह रहे कि बेटा पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पढ़ाने का। मैं कहा शुरुआत तो जीरो से ही होगी, पहला 1 साल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने मुझे रिजेक्शन कर दिया कि भाई ठीक है अभी तो 12th क्लास पास किया और अब तुम ट्यूशन कैसे पढ़ाओगे। लेकिन क्या होता है कि रिजेक्शन ना कुछ लोगों को तोड़ देता है और रिजेक्शन कुछ लोगों को समझाता है कि हमें नेक्स्ट चीज में हमें क्या ध्यान रखना है। तो मुझे लगा इन सर ने तो मुझे रिजेक्ट किया है, मेरे पूरे एरिया में 15-16 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाके इंटरव्यू देता हूँ। तो मैं वहाँ गया, इंटरव्यू दिया, बातचीत हुई, तो सबने यही कहा कि हम एक्सपीरियंस टीचर को रखते हैं। तो रिजेक्शन भी देखो कितने बढ़िया तरीके से हुआ। उन्होंने कहा ठीक है ज़रूरत होगी तो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपका एड्रेस लेंगे, कांटेक्ट नंबर लेंगे, तभी तो कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने कुछ लिया ही नहीं आपसे तो आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में रिजेक्शन है। तो फिर मैं बैठ के बड़ा परेशान हो गया कि मैंने कहा यार सभी ने तो रिजेक्ट कर दिया और ट्यूशन में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि अकाउंट्स में मेरे अच्छे नंबर है और सिस्टर को भी पढ़ाता हूँ, उसके भी अच्छे नंबर आए हैं। मतलब मेरी सिस्टर मुझसे 1 साल पीछे थी, मैं 12th में था और 11th में उसको अकाउंट्स पढ़ाता था। तो मुझे लगा कि करूँ क्या। तो मेरे को याद आया कि मैंने कई जगह ना दीवारों पे लिखा देखा है ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट या 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाने के लिए कांटेक्ट करें इस नंबर पे। तो मेरा पड़ोसी एक गेट पेंट कर रहा था ब्लैक कलर का, तो पेंट करते करते थोड़ा सा पेंट बच गया। मेरे मन में आइडिया यार ये बचा हुआ पेंट है, इसी से लिख देते हैं ट्यूटर अवेलेबल, जैसा क्या होगा, कोई कॉल नहीं आएगी, अभी कौन सा कुछ कर रहा हूँ। सो ट्रू। तो मैंने वो डब्बा लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उस पर कपड़ा लपेटा और लिख दिया दीवारों पर ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट 11-12 और पड़ोसी का नंबर लिख दिया। पहले ना पीपी नंबर चलता था, ये तो अब है कि मोबाइल फोन है सबके पास। 98-99 में राइट, एक नंबर होता था एक गली में पड़ोसी का, वो सब पूरे गांव में जाते थे। बटा हुआ। तो मैं रोज इंतजार करता कि मेरे लिए कोई कॉल आएगा। मैंने एक दिन अपने पड़ोसी से कहा भी कि अगर कोई कॉल आए और बोले कि अकाउंट्स की टीचर के लिए हमें कॉल करना है तो भाई रिस्पेक्टफुली बात करना और मुझे कांटेक्ट करना। कह रहे टीचर कौन है, मैंने कहा मैं ही हूँ। फिर तो ट्यूशन पढ़ाता है, मैंने कहा हाँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई, एक कॉल मेरे पास आया उनके पास, तो मैं वहाँ भागा भागा पहुँचा। तो उसने कहा कि कोई लेडी थी, उन्होंने कहा सर अकाउंट्स की ट्यूशन अपनी बेटी के लिए हमें लगानी है, तो आप फर्स्ट ट्रायल क्लास के लिए आ जाओ। मैं बिल्कुल सूटेड बूटेड रेडी होके पहुँच गया वहाँ पर ट्रायल क्लास देने। तो सबसे पहले उसने लेडी ने मुझे देखा,
कि जी आप पढ़ाएंगे? हम्म, मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही ठीक है, और बेटी को ट्रायल क्लास आप दो, अगर अच्छा लगता है तो ओके है। तो मैंने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसको पढ़ाया। जनरली एक चैप्टर एक क्लास में पढ़ाते हैं, तो मैंने 1.5 पौने 2 चैप्टर उसको पढ़ा दिया। लड़की ने कहा सर, मम्मी सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इस हिसाब से तो मेरा कोर्स भी मेरे बाकी फ्रेंड से पहले हो जाएगा। तो उसकी मदर ने कहा ठीक है सर, आपकी फ़ीस कितनी है? तो मुझे मेरे टीचर की बात याद आई। मेरे टीचर हमें एक डायलॉग मारते थे कि यार तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम तो स्लम एरिया में रहते हो, 150-200 रुपये फ़ीस देते हो। जब हम अच्छी जगह जाते हैं हम ट्यूशन पढ़ाने, तो हम 100 रुपये पर आवर लेते हैं, मतलब 12 क्लासेस के 1200 रुपये लेते हैं। ये डायलॉग वो हमें मारा करते थे जब भी हम पढ़ाई में कुछ भी थोड़ा गड़बड़ करते थे। तो मेरे माइंड में ना वही चल रहा था। मुझे कुछ फीस नहीं पता था, मुझे ये पता था कि हमारे साथ जाते हैं, 12 क्लास लेते हैं और 1200 रुपये लेते हैं, 100 रुपये पर क्लास। तो मैंने मैडम से ये बोला कि भाई 1200 रुपये 12 क्लासेस के, 100 रुपये पर क्लास। उसने कहा ठीक है। उसने पर्स खोला, 10,000 की गड्डी निकाली, नए करारे 100-100 के नोट, वो पहले आते थे ना बैंक चढ़े ना हुए, वो तो ऐसे ही तो आता उन्होंने था पहले। फटाफट से 1200 रुपये मुझे गिन के दिए। मैंने लेके फटाफट जेब में रख लिए। और यंग एज होती है तो हाँ इतना हाँ, ज़्यादा बहुत ही एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होता है। हाँ तो बोली सर गिन तो लो। अनुभवी आदमी क्या कहता हाँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने गिन के ही दिए। हाँ। मैंने कहा मैडम जब आप गिन रहे थे तभी गिन लिए थे मैंने। तो वो भी ऐसे ही मुस्कुराए जैसे आप मुस्कुराए। मैंने जेब में रखे और मैं बड़ा मस्ती में घर आने लगा। मैंने कहा मम्मी को पैसे दूंगा और बोलूंगा कि 1200 रुपये मिले 12 क्लास, अब आपका बेटा 100 रुपये घंटे के लेता है। हाँ, तो मैंने अपनी मदर को पैसे दिए, उन्होंने कहा रख ले अपने पास। हाँ, बहुत खुशी है मुझे, आशीर्वाद दिया कि रख ले। फिर मैंने कहा अगर मैं एक बच्चे की ट्यूशन ले सकता हूँ ना, हाँ, तो मुझे 8-10 ट्यूशन लेनी है, हाँ, क्योंकि 4 घंटे पढ़ाता हूँ, ऑल्टरनेट क्लास पढ़ाता हूँ, तो राइट। 4 से 5 बैचेस में ले सकता हूँ। हम्म, अब मेरा काम हो गया कि सुबह अपना कॉलेज जाना, हम्म, दोपहर में थोड़ा और एक्टिविटी कर लेना चीज़ें, शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाना, हम्म, और ट्यूशन के बाद में वॉल पेंटिंग करना। क्या बात है। तो 7 से 8 मेरी क्लास होती थी। 8 बजे मैं एक बैग ले, मेरे साथ में एक बैग होता था, उसके अंदर एक पेंट का डब्बा, एक ब्रश और 2 पॉलीथीन। अब वो हो गया ना खुद से ग्लव जाके, सिस्टम। हाँ, पहले राइट। तो क्या पॉलीथीन पहनी, हाँ 2-2 किलो वाली, तो पॉलीथीन पहनी, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट। मैं सोचता था जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इसी एरिया में मुझे ट्यूशन मिल जाए, मेरा टाइम सेविंग भी होगा और मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा भी पाऊंगा। तो धीरे धीरे करते मेरे पास 6-7 क्लासेस हो गई। सोचिए कि अगर एक 12th क्लास बच्चा 1998 की बात कर रहा हूँ, 25-26 साल पहले की, उस समय पर 10 क्लासेस अगर बैच बन जाए तो 1200 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये उसको मिलते हैं। और वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार जहाँ लोगों की 5-6 हज़ार की जॉब नहीं लगती, मुझे तो 12,000 मेरे टाइम के हिसाब से एडवांस में मिल रहे हैं। क्या बात है। तो वहाँ जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो 5 घंटे का लिमिटेड टाइम है, अब मैं इसको बढ़ा तो सकता नहीं हूँ, ये तो कह नहीं सकता रात को 2 बजे पढ़ लो, मैं तो तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, बच्चा भी तो तैयार हो। मुझे कहा अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन उन इंस्टीट्यूट्स पर पहुंची कि भाई यहाँ पर एक होम ट्यूटर है और वो बढ़िया पढ़ाता है, और जिसकी ट्रायल क्लास लिए वो बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके पास। तो मुझे इंस्टीट्यूट ने ट्रायल क्लास के लिए बुलाया। उनके अकाउंट्स के टीचर आए नहीं थे उस दिन। उन्होंने कहा सर आप आओ और एक दिन ट्रायल क्लास करो। तो मैंने पहली बार 25 बच्चों का बैच एक साथ देखा कि एक क्लासरूम में 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपको सेम चैप्टर पढ़ाना है। मैंने कहा यार ये तो लाइफ की टॉप अपॉर्चुनिटी है, या तो फार्मूला 1 चलानी पड़ेगी। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा चैप्टर पढ़ाया। तो बच्चों ने उन टीचर इंस्टीट्यूट ओनर को रिव्यू दिया कि सर ये जो सर ने पढ़ाया है ना, इनकी स्पीड भी फास्ट है, समझ भी अच्छे से आ रहा है, और इस हिसाब से हम 2 बार कोर्स को रिवाइज भी कर लेंगे पूरे साल में। तो उन्होंने उन टीचर को रिजेक्ट कर दिया जो ऑलरेडी 15 साल एक्सपीरियंस थे, और मुझे वो बैच दिया। उस बैच को मैंने पढ़ाया तो मुझे समझ में आया कि एक एक बच्चे से 100-100 रुपये लेना और 25 बच्चों से 50 रुपये लेना, आप तब भी ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। सो ट्रू। तो वहाँ से मुझे मल्टीप्लिकेशन की पावर समझ में आई। फिर नेक्स्ट ईयर आया, तब मैंने होम ट्यूशन बंद कर दिया। मैंने सोचा कि इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाऊंगा और खुद का इंस्टीट्यूट खोलूंगा। अब अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए चाहिए ज़्यादा पैसे। सो ट्रू। तो मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट्स में अकाउंट्स पढ़ाना शुरू कर दिया, और मेरे पास इतने पैसे आ गए कि अब साथ में पैरेलल अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर लूँ। तो जब इंस्टीट्यूट की स्थापना हम कर रहे थे तो सोच रहे थे भाई क्या नाम रखें। तो हमारे पापा एक ही चीज़ कहते थे कि बेटा जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतना पैसा कमाओगे। तो ज्ञान एक वर्ड था मेरे मन में। मैंने कहा ज्ञान इंस्टीट्यूट से ही शुरू करते हैं। तो अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर पर रूम खाली कराकर वहाँ पेंट वेंट करा के मैंने वहाँ ज्ञान इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 20 चेयर्स मंगाई, एक व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड नहीं होता था उसमें, ब्लैक बोर्ड होता और चौक, डस्ट फ्री चौक आती थी, वो सब कुछ लगाया और एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ में आ गया था कि जितना आप प्रोडक्ट या सर्विसेज देंगे
उसी रेशो में अगर आपकी मार्केटिंग होगी ना तो लीड्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ज्ञान इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते ही मैंने जितना पैसा कमाया था वो सारा का सारा मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसकी एडवर्टीजमेंट में। पोस्टर्स, उस टाइम ये ज़्यादा चलते थे, पोस्टर, लीफलेट, पैम्फलेट, फिर वॉल पेंटिंग्स, क्योंकि वॉल पेंटिंग ने मेरा करियर बनाया था। वॉल पेंटिंग चलते थे उस समय और ज्यादा। वॉल पेंटिंग की क्या है कि एक बार हो गई तो वो हाँ, कई साल चलेगी, तक रहती थी जब तक राइट। कोई और ना लिख दे। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के बैच में 30-40 स्टूडेंट्स का बैच बनने लग गया। फिर एक टाइम था कि मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना छोड़ दिया और अपने इंस्टीट्यूट में मॉर्निंग टू इवनिंग बैचेस लेना शुरू कर दिया। लाइफ ने ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया कि मुझे अकाउंट्स के अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने भी कांटेक्ट किया कि सर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जबकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। लेकिन मेरे पास कॉल्स उस तरह की आने लगी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को रिकॉल किया कि भाई आप यार फिजिक्स में अच्छे हो, साइंस साइड के स्टूडेंट भी दोस्त थे, यार आप फिजिक्स पढ़ाओ मेरे यहाँ, किसी को इंग्लिश पढ़ाओ, कोई मैथ्स पढ़ाओ। अब रूम मेरे पास एक है। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी मुझे ये समझ में आई कि हम जब ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं और डिमांड जनरेट कर सकते हैं तो सप्लाई भी मिल जाएगी। तो अपनी ही गली में 5-6 कमरे मैंने किराए पर ले लिए, एक एक करके कमरे किराए पर लेता गया और टीचर्स को वहाँ प्लेस करता चला गया। मुझे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कि 2 तरह के मल्टीप्लिकेशन है, एक वो जो आप कर रहे हैं और एक वो जो आप लोगों के समय को खरीद कर समय का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मुझे सेकेंड ईयर में आते आते समझ में आ गया कि अगर मैं लोगों का समय खरीद लूँ तो मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। टीचर्स को मैंने पे किया, मार्केटिंग मैंने की, फीस मेरे पास आने लगी, उनको एक प्रपोर्शनेट हमने देना शुरू कर दिया। तो जितना मैं अकेला अपने को सब्जेक्ट को पढ़ा के कमाता था उतने ही पैसे सेकेंड ईयर में आते आते मैं अपने टीचर्स के द्वारा अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाकर कमाने लग गया। तो मैं ये भी समझ गया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या क्या आता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि दूसरे लोगों को क्या क्या आता है और उनकी काबिलियत को आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे मार्केट में बेच सकते हैं। एक गली में हम जाते हैं ना तो 8-10 बोर्ड अगर लगे हो एक ही गली में जिसका 20 फीट का साइज है, एक गली में 60-70 मकान है, उसमें से 10-12 में आपका बोर्ड लगाओ तो ऐसा लगेगा कौन है भाई, ये पूरा कब्जा कर रखा है गली पे, है ना। तो ऐसा ही हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ की टेरिटरी में एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने कितने किलोमीटर तक जाता है, 2-3-4 किलोमीटर, 4 भी ज़्यादा हो गया, 2-1 किलोमीटर के दायरे में बच्चा पढ़ता है। तो उस दायरे के बाहर हमारी प्रेजेंस नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि अपनी सिस्टर को कहा भाई अब 12th क्लास पास हो गई, एक इंस्टीट्यूट तुम संभालो, मैं एक और इंस्टीट्यूट खोलता हूँ। तो हमने एक सेंटर और कर लिया, वहाँ भी टीचर अपॉइंट किए, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में आ गया। फाइनल ईयर में आते आते हमें ये समझ में आया कि अगर हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिफरेंट एरियाज में नया टाइम भी बाय करेंगे और जहाँ हमारी टेरिटरी नहीं है वहाँ पर हम बिजनेस निकाल सकते हैं और नई जगह मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एक ही जगह कितनी वॉल पेंटिंग कर लेंगे आप, है ना। तो हमें हर 3-4 किलोमीटर पर हम खोलते चले गए। 3 साल के अंदर हमने लगभग 8 इंस्टीट्यूट रेडी कर लिए। सन 2001 आ गया, मतलब 2001 स्टार्ट हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई अब नया क्या करें, क्योंकि 3 साल में एक बात समझ में आई कि कोचिंग सेंटर आज तो पूरे साल चलते हैं, लेकिन एक समय था जब कोचिंग सेंटर ना सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, उस टाइम कोई कोचिंग नहीं पढ़ता और अगस्त में जाके कोचिंग लगाते हैं। तो 6 महीने खाली जाते थे। तो मैं सोच रहा था कि 6 महीने में ऐसा क्या करें कि हम उसको भी रिकवर कर लें। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई बाकी ट्यूशन टीचर क्या करते हैं। जो लेडीज थी कुकरी क्लासेस, डांस क्लासेस या आर्ट क्लासेस, कल्चरल एक्टिविटीज की क्लासेस कराती थी, या प्ले स्कूल बना लिया उन्होंने साथ में, कोचिंग पूरे 6 महीने चलता है, 6 महीने प्ले स्कूल चलाते हैं। तो आई वाज सर्चिंग कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस समय पर एक इंस्टीट्यूट आया था जेट किंग लेके आया था कंप्यूटर रिपेयरिंग कोर्सेज। गॉट इट। तो मैंने कहा भाई जेट किंग तो बहुत बड़ा ब्रांड है और इतने सारे ब्रांचेस हैं, शायद हम जेट किंग से लड़ाई नहीं कर सकते, टक्कर ले नहीं सकते, राइट। पर जेट किंग जो लेके आया है वो है इनोवेशन, नई चीज। सो ट्रू। तो कौन सी ऐसी पैरेलल चीज है जो इनोवेशन में आई है, और उनकी ब्रांडिंग बड़ी तगड़ी होती थी, रेड एंड व्हाइट कलर के पूरा एकदम हर जगह पे, सारी जगह पे। हाँ। तो हमने देखा कि मोबाइल फोन नया नया ट्रेंड में आया है, राइट। 96 में इंडिया में मोबाइल आ गया था, लेकिन 99-2000 में आके कॉमन लोगों तक, कॉमन में भी अपर क्लास पे आने लगा था। सो वी डिसाइड टू स्टार्ट टेक्निकल एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, आज हम लोग वजीरपुर प्लांट पर बैठे हुए हैं। वजीरपुर में एक सेंटर था गवर्नमेंट का, TRTC, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोर्स होता था, 1 साल का डिप्लोमा, मदरबोर्ड रिपेयरिंग। मदरबोर्ड किसी भी चीज़ का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो सकता है। मैंने उसको समझा अच्छे से और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स 2 महीने की छुट्टियों में लॉन्च किया।
कि मोबाइल इंजीनियर बने, 50,000 रुपये महीना कमाए, ज्ञान इंस्टीट्यूट में 2 महीने का कोर्स होता है। तो ऑफ टाइम पे मेरे यहाँ पर बैच शुरू हुआ। अब यहाँ मुझे ये समझ में आई कि आप कितना समय खर्च कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय को जो खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाला पैसा कितना है और क्या दूसरे का समय भी खरीद रहे हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की शुरुआत हुई 20,000 रुपए की फीस से और 25,000 रुपये, 2 बैचेस थे अलग अलग। पहला बैच मेरा बना 40 स्टूडेंट का। अब सोचो जहाँ पर हम 500 रुपये एक बच्चे से लेते थे 40 स्टूडेंट से, तो कितना अमाउंट आता है, और 20,000 रुपये एक स्टूडेंट से ले रहे हैं और 40 बच्चों का अगर बैच है, तो वहाँ मुझे लगा कि समय को कितना भी महंगा बनाया जा सकता है। सो ट्रू। सो आई डिसाइडेड टू क्विट टीचिंग अकाउंट्स, कि अब अकाउंट्स तो पढ़ाएंगे लेकिन अपर क्लासेस को पढ़ाएंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो गया था, CA CS CPT फाउंडेशन और इस तरह के कोर्सेज में, और BBA उसमें भी अकाउंट सेम होता है। तो वो पढ़ाना शुरू किया। पैरेलल मॉर्निंग में हम लोग टेक्निकल एजुकेशन शुरू कर दिया। अब रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम लोगों में होती है, तो मैंने अपने बाकी इंस्टीट्यूट्स को कहा कि स्टार्ट विद मी, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स। उन्होंने कहा नहीं सर, पहले आप एक अपना बैच चला लो, हम देख लेते हैं कैसा चलता है, क्या इनकम आती है। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ जब मेरे बैचेस निकल के तैयार होने लगे, तब उन्होंने कहा सर हमें भी शुरू करना है। मैंने कहा अब मैं रॉयल्टी लूंगा, फ्रेंचाइजी फीस लूंगा। तो 2 लाख रुपए पहली बार फ्रेंचाइजी फी हमने लेना शुरू किया था। लगभग 16 सेंटर हमने अगले 1 साल में बनाए दिल्ली NCR। मतलब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ समझ में आती है, आपने काम तो किया बट बिजनेस माइंड आपके पास पहले से ही था कि धंधा बनाना है अपने को, राइट? क्योंकि आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन स्टडीज आपकी कहीं ना कहीं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड सारी चीज़ें रही हैं। दैट्स ग्रेट। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे एक मेरा फ्रेंड टकराया, वो बोला कि भाई मैं दिल्ली आज तक में जॉब करता हूँ और मार्केटिंग डिवीजन में हूँ। अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट दिल्ली आज तक पे देंगे तो आपकी प्रेजेंस पूरे दिल्ली और NCR, मतलब बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, यहाँ तक पूरी टेरिटरी में आपकी प्रेजेंस हो जाएगी। और आप रिटेल की ऐड मत दो, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट वहाँ से पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन वहाँ अगर सेंटर खुल जाए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट। हमें फ्रेंचाइजी बिजनेस की जीरो नॉलेज थी, लेकिन हमने एडवर्टीजमेंट किया, वी आर स्प्रेडिंग फ्रेंचाइजी। तो जब अभी तक क्या था, जो सेंटर खुल रहे थे वो हमारे साथी थे, हाँ, अपने वो हमारी सक्सेस को देख रहे थे, अपने स्टूडेंट थे, राइट। लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो नए लोग आते हैं, सो ट्रू, जो आपके बिजनेस को देखते नहीं है, जानते नहीं है, सो ट्रू, आपके प्रपोजल को वो समझते हैं। सो ट्रू। तो मुझे समझ में आया बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रपोजल अच्छा नहीं है हमारा कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो रिजेक्शन होना शुरू हुआ। लगभग 64 टाइम मेरा प्रपोजल मीटिंग्स में रिजेक्ट हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट अ वायबल बिजनेस। लेकिन हर बार मेरा प्रपोजल अपडेट होता चला गया। 65th मीटिंग जब मैंने की और प्रपोजल दिया, तो उन्होंने मुझसे फ्रेंचाइजी ली और उस समय पर हमने फ्रेंचाइजी की 5 लाख रुपए चार्ज की। तो मुझे लगा कहाँ हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एक एक बच्चे से 20,000 ले रहे थे, यहाँ तो एक बिजनेस मॉडल ही बिक सकता है 5 लाख रुपए फीस में। सो ट्रू। तो वहाँ से हमने फ्रेंचाइजी की जर्नी शुरू की। लगभग 10 सेंटर हमने अगले 1 साल में और बनाए। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार अगर नेशनल जाना है ना, तो कोई बड़े चैनल को पकड़ो। और उस समय हिम्मत नहीं होती थी एक साथ लाखों रुपए देने की। तो जो आज आप स्टार न्यूज, स्टार प्लस देखते हैं, ABP न्यूज जो देखते हैं ना, वो एक समय पर स्टार न्यूज हुआ करता था। तो उन्होंने कहा 6.5 लाख रुपए की ऐड है, नीचे स्क्रॉल आएगा, ऑल इंडिया प्रेजेंस जाएगी, आप पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी बनाओ। लेकिन उस समय की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जरूरी नहीं कि अभी उतनी ही रेलेवेंट हो, क्योंकि उस वक्त लोग टेलीविजन देखते थे। हाँ, देखिए मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का तरीका। तो ऑब्वियसली कि आगे के एपिसोड्स में हम लोग अभी करंट सिचुएशंस में कौन कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, इस पे हम बात करेंगे। बट लेकिन ये आपने जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया, मतलब एक कॉमन इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी शुरू कर सकता है। आप खुद से पेंट ब्रश लेके लिखना, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और अभी नेशनल जाने की तैयारी में आ चुके हैं। जी, अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू हमने कहा नहीं ठीक है यार, इतना 5-5 लाख रुपए एक आदमी से फ्रेंचाइजी ली है, 10 लोगों से 50 लाख तो फ्रेंचाइजी फीस ले रखी है, तो क्या 50 लाख में से हम 6.5 लाख का कोई रिस्क नहीं खेल सकते? क्या बात है। प्रेजेंस भी रहेगी कि हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमने नेशनल एडवर्टीजमेंट की। तो उस समय पर हमें समझ में आया कि अदर स्टेट में लोग ना एक फ्रेंचाइजी नहीं चाहते, वो कहते हैं आपका ऑफिस यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो हमें सपोर्ट करे। तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कैसे होता है। तो किसी ने कहा मास्टर फ्रेंचाइजी चाहिए, मतलब पूरे स्टेट का हमें सिंगल ओनर हमें और हम फ्रेंचाइजी देंगे। उस समय तक भी हमें पता नहीं था मास्टर फ्रेंचाइजी क्या होता है। सो अगेन रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे पास एक मास्टर फ्रेंचाइजी प्रपोजल बन के रेडी हुआ। सबसे पहले पंजाब, लुधियाना, हमने 1 मैन एक ओनर को मास्टर फ्रेंचाइज दिया पूरे पंजाब का। तब समझ में आया कि जो अभी तक हम फ्रेंचाइजी की 5 लाख रुपए फीस समझ रहे थे वो बहुत बड़ी है,
वो ऐसा कोई मेजर अमाउंट नहीं है। एक आदमी 20 लाख रुपए इकट्ठा दे सकता है एक स्टेट की मास्टर फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और उसको आगे लोग 5-5 लाख रुपए और देंगे। तो वहाँ हमने मास्टर फ्रेंचाइजी किया, फिर हमने राजस्थान मास्टर फ्रेंचाइजी किया चूरू डिस्ट्रिक्ट में, फिर हमने मास्टर फ्रेंचाइजी किया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, फिर बिहार में सासाराम बिहार, आपके वहाँ मेरा सेंटर भी है और बहुत बड़ा सेंटर है वो। अभी फेसबुक पर एक लाइव वीडियो भी आया था, तो वहाँ से हमें एक्सपोजर मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो ट्रू। 2007 में माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन आया, चाइनीज फोन आए, जेन मोबाइल, जियोनी मोबाइल, ऐसे करके 15-20 ब्रांड आ गए। जब कोई भी रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में आता है तो वो लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी में आता है। कॉस्ट लो हुई तो रिपेयरिंग के चार्जेस लो हो गए, रिपेयरिंग के चार्जेस लो होंगे तो कोर्स करने वाले स्टूडेंट भी घट जाएंगे। सो ट्रू। तो 2007 में हमें समझ में आ गया कि जो ये पीक परफॉर्मेंस थी अब वो स्टैग्नेट हो गई है, अब वो नीचे डाउन जाएगी ही जाएगी। 2009 आते आते मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज की डिमांड कम होने लग गई, फीस स्ट्रक्चर भी घटने लग गए। जो 20,000 फीस थी वो 15,000 हो गई, जो 15 थी वो 12 हो गई, जो 12 थी वो 10 हो गई, क्योंकि आप ही के सेंटर के बच्चे होंगे जो सेंटर खोल लेंगे, कॉम्पिटिशन में पढ़ाएंगे, आप ही के लोग बनाए हुए आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। सारे तो फ्रेंचाइजी लेंगे नहीं, कुछ अपना भी करना चाहते हैं। So true. तो वहां मुझे समझ में आया कि राइट टाइम होता है कि जब आप ये एग्जीक्यूट कर ले कि मेरी इंडस्ट्री कब ग्रो कर रही है, कब स्टैग्नेट होगी और कब डाउनफॉल में आएगी। मर जाने के बाद तो केवल उस बॉडी को जलाया जाता है। So true. मरने से पहले उसमें जान होती है सारा काम करने की, डॉक्यूमेंट साइन करने की, कहाँ जायदाद पड़ी है वो बताने की, जो पड़ा है उसको कैसे एनकैश करना है, किसका कितना शेयर होगा, होता है ना एक वृद्ध व्यक्ति जब गा रहा होता है। तो हमें ये पता था इंडस्ट्री मरे उससे पहले एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करनी है। सो आई वेंट वन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मुझे पता चला कि इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया में जो फ्यूचर है वो स्टील का है। जर्मनी एक ट्रिप गया था, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो अलग बात है। तो मैं जर्मनी वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि उस पूरे 2 घंटे की कॉन्फ्रेंस में मुझे एक टेक अवे मिला, और वो टेक अवे था कि भारत का जो फ्यूचर है वो स्टील में। सिर्फ एक लाइन लेके आया मैं 7-8 लाख रुपए खर्च करके, और इंडिया में आके सोचने लगा कि स्टील में क्या करें। तो मैं जहां भी देखता रहा मुझे स्टील दिखाई देता था, स्टेनलेस स्टील कि मेट्रोज है स्टेनलेस स्टील में आ रहा है, फिर जितने भी गेट ग्रिल रेलिंग है स्टील में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे घर के बर्तन सारे स्टील में है, जो भी फर्नीचर लेना है वो धीरे धीरे आयरन से स्टेनलेस स्टील में आ रहा है। तो मैं इसी में कुछ सर्च कर रहा था, तो मुझे एक इंडस्ट्री मिली मॉड्यूलर किचन, जिसका इंडस्ट्री सेटअप लगभग 2 करोड़ रुपए में हो सकता है। लेकिन अगर आपको राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है और काम करने की क्षमता आपके अंदर है तो बिना फंड्स के भी काम किया जा सकता है। तो मैंने इसमें मार्केटिंग करना शुरू किया कि मेरे पास लीड्स हैं, इफ समवन इज विलिंग टू डेवलप प्रोडक्ट फॉर मी तो मैं उसको ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो मैंने सबसे पहले सेल आउट किया, जॉब वर्क पे वो मटेरियल बनवाया और बना के उसको डिस्प्ले करना शुरू किया। धीरे धीरे करके मुझे इंडस्ट्री समझ में आई और मैंने जो कुछ भी कमाया था ज्ञान इंस्टीट्यूट से, वन शॉट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूलर किचन के प्लांट में लगा दिया। वेरी नाइस। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या आते हैं कि जब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती ना तो लोग आपको चपत भी लगाते हैं, नुकसान भी देते हैं। तो किसी व्यक्ति ने बिल्कुल डंप मशीनें मुझे 25 लाख रुपए में हैंड ओवर कर दी। मुझे लगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्योंकि पेंटेड वेंटेड करके बिल्कुल ओके थी मशीन। कहते ना कि डेंटेड गाड़ी पेंटेड गाड़ी मिल रही है पर इंजन उसका खराब है, गड़बड़। तो वो मशीन ने थोड़े दिन काम किया, फिर वो डंप हो गई। देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब तो नया प्लांट लगाएंगे पूरा, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए में एक प्लांट लगता है। सो आई स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रेंचाइजी, क्योंकि मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कैसे कर सकते। तो वो किस चीज की फ्रेंचाइजी आपने? स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन का हमने ब्रांड बनाया, मेटास लाइफस्टाइल, और वहां से हमने फ्रेंचाइजी बिजनेस करना शुरू किया। पूरे भारतवर्ष में लगभग 18 हमने शोरूम बनाए। उस इन्वेस्टमेंट से हमने प्लांट सेटअप लगाया, उस प्लांट सेटअप से मास प्रोडक्शन किया, मास प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई, तो हमारे पास सेल्स का वॉल्यूम आया, सेल्स के वॉल्यूम आने से फिर पैसा आया तो फिर मार्केटिंग की, मार्केटिंग करते चले गए और बिजनेस का एक्सपेंशन करते चले गए। वेरी नाइस। 2012 आते आते हम वेल एस्टेब्लिश्ड मॉड्यूलर किचन के मैन्युफैक्चरर और ब्रांड बन गए। 2015 में देखिए क्या होता है कि आपका सर्कल डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे जाएंगे। सो ट्रू। तो अब तक हमारे सर्कल में कौन थे? बिजनेस ओनर थे या टीचर्स थे या छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। राइट। जब हमने एक बड़ा इंडस्ट्री सेटअप लगाया तो हमारे सर्कल में लोग आए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीईओ, के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर। राइट। तो हमें समझ में आया कि बिजनेस का एक्सपेंशन वो नहीं है जो प्रोडक्ट बेच के होता है, बिजनेस का एक्सपेंशन वो है जो मॉडल बेचकर होता है। तो हमें समझ में आया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट मूव हमने लिया, हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, मल्टीपल लोगों से बातचीत करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट ली, और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हमने ग्लोबल जाने के लिए
एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन, बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पीएडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, सबकी मेंबरशिप ली, सब में अपनी एसोसिएशन बढ़ाई और नए स्टेक होल्डर्स, नए इन्वेस्टर्स कंपनी में लेके आए, ह्यूज कैपिटल के साथ एक बड़ा प्लांट सेटअप किया। और आज मेटास ओवरसीज लिमिटेड में 7 से ज़्यादा बड़ी कंपनी की स्टेक होल्डिंग है, 90 से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, और अगले 2 साल में हम SME IPO लिस्टेड कंपनी बन जाएंगे। क्या बात है। मतलब आपकी जो स्टोरी है बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है कि एक ट्यूशन टीचर से उठ करके आप अभी IPO पे अपनी कंपनी को लिस्ट कराने की बात कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग अमित सर की जर्नी को देख रहे हो, समझ रहे हो, आप इस चीज़ को समझिए। ये जो आज दिखते हैं, जिस लेवल पे दिखते हैं, जो इनकी नेटवर्थ है, कनेक्शन है, सारी चीज़ें सब कमाल की है, लेकिन ये शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से ही हुई है। तो आप में से जितने भी लोग हो अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो और इस चीज़ का रोना रो रहे हो कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज से आपकी ये सोच बदलने वाली है। और आज के दौर में तो और भी चीज़ें आसान हो गई है। लाइक उस समय तो आपको पेंट ब्रश लेकर के करने की ज़रूरत पड़ रही थी, आज तो सोशल मीडिया है, AI आर्टिफिशियल है, और आप इंटेलिजेंस जैसे है टॉप और मोस्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो ये So- बता सकें कि भाई राइट एग्जीक्यूशन विद इन फ्यू डेज कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। तो चीज़ें बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती है। सो आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे। पहले एपिसोड में बेसिकली हमें सर की जर्नी समझनी थी, बिजनेस जर्नी कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे। आगे जब IPO पे लिस्ट होगी तो एक बार फिर से सर को बुलाएंगे और वहाँ पे इस जर्नी को भी समझेंगे कि IPO की प्लानिंग आपने कैसे करी थी और कैसे आपने इस कंपनी को यहाँ पे लिस्ट करवाया। अगले एपिसोड में बेसिकली हम इनके बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, खास करके मेटास ओवरसीज लिमिटेड के बारे में। लाइक मॉड्यूलर किचन हो, लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, या स्टील इंडस्ट्री में क्या कुछ कर रहे हैं और आगे इनके अपने क्या क्या प्लान्स हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा।